हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी तक हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। वैसे बुक के क्वेश्चंस हैं, बट पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि अभी तक हमने किया क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ये क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास है उनके बीच लगने वाले फोर्स को बताता है। और वो कितना आया था? वो आता है F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये इतना आता है। ठीक है सर। केपलर्स के तीन लॉ थे। क्या थे? पहला था कि सारे के सारे जो प्लेनेट हैं वो सन के अराउंड इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमते रहते हैं, दीर्घ वर्ताकार पथ में घूमते रहते हैं। दूसरा जो था कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। तीसरा जो था वो क्या था? टाइम का जो स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के। एवरेज डिस्टेंस किसकी? सन और प्लेनेट की। ठीक है। उसके बाद में हमने जी की चर्चा करी थी। तो जी किसी भी प्लेनेट के लिए कितना आया था? वो आता है जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये कैपिटल एम क्या है? उस प्लेनेट का मास है, और ये आर क्या है? रेडियस। तो ये जो जी आया है वो कहाँ का आया है? सरफेस का आया था। उसके अलावा हमने जी के ऊपर इफेक्ट देख लिए थे कि हाइट के साथ भी घटता है और गहराई के साथ भी घटता है, दोनों जगह ही जी घटता है। ठीक है। उसके अलावा जो रोटेशनल इफेक्ट है उसकी वजह से भी जी का फर्क पड़ता है कि ध्रुवों पे और इक्वेटर पे कैसे कैसे जी की वैल्यू चेंज हो रही है। बात समझा गई। उसके अलावा अगली जो चीज थी वो थी थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट से ही क्या बना है? प्रेशर बना एक तरीके से। तो थ्रस्ट क्या हो गया? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स। क्या हो जाता है? थ्रस्ट। और एरिया से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? प्रेशर। ये स्केलर क्वांटिटी है एंड ये वेक्टर क्वांटिटी। ये सदिश है और ये अदिश राशि। फिर हमने लिक्विड के अंदर प्रेशर देखा था। तो एच हाइट नीचे लिक्विड द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना होता था? रो जी एच। कितना आया था? रो जी एच। ये तो लिक्विड का प्रेशर आया था, रो जी एच। उसके अलावा हमने एक चीज और देखी थी, वो थी बायंसी फोर्स। ठीक है ना? बायंसी फोर्स। और जो बायंसी फोर्स होता है वो कितना होता है? वो आया था V, याद रखेंगे, V डिस्प्लेस्ड। इसको बोलते हैं विस्थापित आयतन, V डिस्प्लेस्ड। रो लिक्विड, जिस लिक्विड के अंदर उसे डुबो के रखा है, इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तीन चीजों से मिलकर क्या बन गया था? अपना बायंसी फोर्स बन गया था। ओके। आज अपन क्वेश्चंस करने वाले थे। ये सारी की सारी चीजें अभी तक हमने डिस्कस कर ली है, और इसी चैप्टर को इतना ज्यादा है नहीं, मुझे लग रहा था काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, बट आपके सिलेबस में बहुत कम दी गई। लेकिन जब मैं 11th में कराता हूँ तो ये जो है ना, इतना मामला, ये इतना मामला, ये तो एक ही चैप्टर में आता है जो ग्रेविटेशन वाला है। ठीक है ना? वो भी काफ़ी दिन तक चलता है, ऑलमोस्ट 15-20 दिन चलता है। एंड उसके अलावा जो थ्रस्ट एंड प्रेशर वाली जो चीज़ें हैं, ये लिक्विड प्रेशर है, ये बायंसी फोर्स है, इनका अपन फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अच्छे से स्टडी करते हैं। तो जब मैं 11th के अंदर कराऊंगा तो हर चीज़ को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ओके। अभी आप 9th के अंदर हो, 10th कर लो। 10th की जो फिजिक्स आने वाली है अगले साल काम आ जाएगी। अगले साल काम आ जाएगा मतलब छुट्टियों में कर लेना, अभी नहीं। जब 10th आप कर रहे हो तब कर लेना। ठीक है ना? 10th के लिए तो वो उस समय आपके काम आ जाएगी। ओके। उसके अलावा जब 11th में होगी तो 11th के लेक्चर में भी प्रिपेयर कर ही रहा हूँ, और फिर 12th के भी साथ साथ आए रहे। तो आपका फिजिक्स का काम हो जाएगा एक तरीके से, अगर आप इस चैनल के थ्रू विजिट करते रहते हो। क्या है कि 9th और 10th के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैं नीचे लिंक डलवा रहा हूँ। ओके। तो वो आपको मिल जाएंगे। ओके। उनको आप डिस्कस करना। डिस्कस करने का मतलब है खुद से डिस्कस करोगे। अगर आंसर नेट के ऊपर या तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर सॉल्यूशन समझ में आया तब भी मुझसे पूछ सकते हो। अच्छे क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, IIT लेवल के हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अच्छी तैयारी करना चाहते हो, तो वो क्वेश्चन बेस्ट है। चलिए, तो आज की अपन चर्चा शुरू कर लेते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैं इसी से डिस्कस करवा देता हूं। ठीक है ना? बस ये इधर पड़ा रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतने में डिस्कस कर देता हूं। तो आज मैं आपकी जो बुक है उसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना, उनको करने वाले हैं अपन। ये पेज नंबर तो नहीं दिख रहा है, बट होगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, यदि हम उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर दें? आधा कर दें शायद। डिस्टेंस को आधा कर दोगे तो फोर्स जो होगा 4 गुना हो जाएगा। क्यों भाई? फोर्स जो होता है, देखो डिस्टेंस यही है ना, तो प्रोपोर्शनल हो गया 1/r² के। अब जो नया r डेस आया है वो क्या हो जाएगा? r/2 आधा हो गया। तो जो फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा? r/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4/r²। ये प्रोपोर्शनल हो गया। तो बेसिकली जो नया एफ डेस आया है वो कितना गुना आ गया? 4 गुना आ गया। तो बस कुछ नहीं, दूरी आधी करेंगे, यानी दूरी जैसे जैसे कम करेंगे, डिस्टेंस उन दोनों के बीच कम करेंगे, तो फोर्स की वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना? देखो ये क्या बोल रहा है, सभी जो ऑब्जेक्ट्स है उन पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। सीधी सी बात है। हाँ सर, होता तो है, बट फिर भी जब अपन अर्थ के ऊपर देखते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट जो है
मतलब सभी ऑब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम। तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि बताओ कोई हल्की हो या भारी, सभी इक्वल टाइम ही क्यों लेते हैं? सभी के सभी इक्वल टाइम ही क्यों लेते हैं? अलग अलग टाइम भी तो ले सकते हैं, है कि नहीं? जब मास जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनली हो गया किसकी? मास के। इसका रीजन हमने दिया था कि जैसे अपन अर्थ की बात करें तो अर्थ के लिए अपन क्या निकालते हैं? जी निकालते हैं अर्थ की सरफेस के आसपास। अरे निकालते हैं ना जी। वो जो जी आया है, वो जो जी आया है वो किससे फ्री होता है? ऑब्जेक्ट के मास से फ्री होता है। तो लगने वाला एक्सेलरेशन ग्रेव उससे किससे फ्री होता है? ऑब्जेक्ट के मास से फ्री होता है। तो आप रीजन ये लिख देना कि आने वाला जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ओके। तो जी कितना आ रहा है? ये इतना आ रहा है, और इसके अंदर उस ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, तो वो चाहे कम मास का हो चाहे ज्यादा मास का हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक्सेलरेशन अगर सेम है तो उन सबको आने में टाइम भी क्या लगेगा? सेम ही लगेगा। आप डिस्प्लेसमेंट के थ्रू निकाल सकते हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी मत करो, यहाँ माइनस जी करना पड़ेगा, फिर कई चीजें आएंगी। तो चलो ये जनरल इक्वेशन यूज कर लो, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ यू को जीरो रख दो, एस की जगह एच रख दो, ए की जगह माइनस जी रख दो, वहां से टाइम की वैल्यू निकल जाएगी ना। एस की जगह माइनस एच पे वो नीचे की ओर गिर रहा है, दैट्स व्हाई। ठीक है ना, इन सबको निकालोगे तो जो टाइम आ रहा है उसके अंदर कहीं पर भी उस ऑब्जेक्ट का मास नहीं आ रहा है, सिर्फ ये आ रहा है। और ये एक्सेलरेशन सभी ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? सेम है। ये चीज हमने देख ली थी, चाहे हल्की हो या भारी। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? 1 kg की कोई ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? हाँ mg होगा। कितना हो जाएगा? mg। अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है इसलिए कितना हो जाएगा? mg। m की वैल्यू कितनी है? 1 kg, और g की वैल्यू होती है 9.8। तो क्या फोर्स कितना आ गया? 9.8 न्यूटन आ गया। ठीक है ना, ऑलमोस्ट इतना ही सही है। आपको पता है अगला जो क्वेश्चन कर रहा हूं वो उसके अंदर आपको पता ही होगा कि अर्थ और जो मून है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अरे धरती माता और चांद एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर गिर क्यों नहीं जाते? यही पूछ रहा है ना? हाँ, नहीं नहीं ये नहीं पूछ रहा कि ये तो एक्शन रिएक्शन पूछ रहा है एक्चुअली, कि जितने से अर्थ चंद्रमा को खींच रही है, क्या चंद्रमा भी अर्थ को उतने से ही खींच रहा है क्या? बिल्कुल। फोर्स जो होगा वो दोनों के ऊपर क्या आएगा? इक्वल ही आने वाला है। दोनों ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर जितना लगा रहा है उतना ही लगा रहा है, ये भी, वो होंगे इक्वल एंड अपोजिट। एक तरीके से एक्शन रिएक्शन आप मान सकते हो। ओके, ये अगला क्वेश्चन है 5वां कि गिर क्यों नहीं जाता? तो गिरता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसका जो मोशन है वो कैसा है? एक सर्कुलर पाथ में। अभी आप सर्कुलर मान सकते हो, हाँ, केपलर ने सही एग्जैक्ट बताया था कैसा था। तो अगर आप अपन सर्कुलर में मानेंगे तो इसका जो वेलोसिटी है कंपोनेंट वो क्या इस फोर्स के परपेंडिकुलर है, और ये जो फोर्स है वो इसके लिए सेंट्रीपिटल बल का कार्य करता है। सेंट्रीपिटल का मतलब है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। कौन? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई, ये तो क्या ही बता रहा हूं मैं। अगला जो क्वेश्चन है छठा, वो क्या बोल रहा है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा यदि किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को क्या कर दिया जाए? डबल। तो अगर एक को डबल कर रहे हैं तो फोर्स डबल ही होगा। क्यों होगा डबल? क्योंकि सीधी सी बात है, F इक्वल टू क्या आ रहा है? G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर आ रहा है। तो किसी एक मास को डबल कर दो तो फोर्स क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जैसे m1 को अपन क्या कर देते हैं? डबल। m1 डेज की जगह कितना रख देता हूं? 2m1 रख देता हूं। तो जो f डेज आएगा वो कितना आएगा? G 2m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बाकी तो कुछ बदला ही नहीं है, 2 बाहर आ जाएगा और बाकी जो बचा हुआ वो कितना है? तो फोर्स क्या हो जाएगा? डबल। जब मास को क्या किया गया? डबल। लेकिन जब डिस्टेंस को डबल कर देंगे, जब डिस्टेंस को 2 गुना कर देंगे या 3 गुना कर देंगे, जैसे ही 2 गुना करेंगे ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम्स हो जाएगा या 1/9 टाइम्स हो जाएगा यदि हम इस डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं। अरे बोले ये बात समझ आ गई ना? हाँ, ओके। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल जो अपना यूनिवर्सल लॉ है उसके मतलब इंपॉर्टेंस क्या है? अरे भाई कितने से प्लेनेट का अपन मोशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपन जो ज्वार भाटा आता है यानी टाइड आता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो बरसात होती है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नदी बह रही है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कितनी चीजें बताऊं आपको, कितनी चीजें मैं बताऊं आपको, है ना? ज्यादा अच्छा क्या है, आप प्लेनेटरी मोशन को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये सारी आप चीजें लिख देना और कुछ नहीं है, ठीक है। फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्या है? वही है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जी। जी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अरे क्या सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हो यार मुझसे। कुछ आएंगे, मुझे लग रहा है बाद में आएंगे अच्छे वाले क्वेश्चन। नहीं मैं नहीं करा रहा, 9 वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, 10 वाला करवा देता हूँ। 10 वाला वैसे करवा रखा है भी।
ये बोल रहा है कि एक पर्सन है ए, वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि जाओ आप कुछ ग्राम क्या खरीद लो सोना, कहाँ से, ध्रुव से। तो ये अपना अर्थ हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, पोल, ये यहाँ से खरीदो सोना, और उसको कहाँ पे लाना है, इक्वेटर पे लाना है, ठीक है, इक्वेटर पे लाके उसको बेच देना है। लेकिन उसको बोला कितना है, जैसे मान लो इसने बोला कि पोल से आप कितना खरीद लो 1 kg, तो पोल पे इसने 1 kg खरीदा, और वो जब यहाँ पहुंचेगा तो ये 1 kg से कम मिलेगा। एक्चुअली मास तो उतना ही रहेगा, बट जो चीज बदलेगी वो रहेगी इसका वेट। ये इन दोनों जगह क्या बदलेगा, इनका वेट बदल जाएगा, मास में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी क्या बदल गया, अपना वेट बदल गया है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, कम हो जाएगा, ठीक है ना, जो वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, ये अगला क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ, वैसे 11 वाला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक कागज की सीट है एंड उस कागज की सीट को ऐसे मरोड़ दिया गया है। जब मरोड़ दिया गया तो नीचे पहुंचने में टाइम किसको लगेगा, सीधी सी बात है, जो मरोड़ गया उसको। अब अगर आप एयर फ्रिक्शन को काउंट नहीं करते हो तब तो दोनों को इक्वल टाइम लगेगा, लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन को काउंट करते हो तो इसका एरिया ज्यादा है, जो सीट है ऐसे रखी हुई है, और अगर इसे मोड़ दिया गया तो उसे कम टाइम लगेगा क्योंकि इसका एरिया क्या रह गया, कम। तो अगर एरिया कम हो गया तो उसके ऊपर एयर ड्रैग, जो फ्रिक्शन लगेगा एयर के द्वारा, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो जल्दी फटाफट नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ, ये बोल रहा है कि जो मून की सरफेस है एंड जो अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो मून की सरफेस पे क्या होता है, 1/6 टाइम हो जाता है अर्थ की सरफेस के कंपैरिजन में। तो एक 10 kg की ऑब्जेक्ट है, उसका आपको बताना है अर्थ पर और मून के ऊपर इसका वेट कितना होगा। तो कुछ नहीं है, 10 kg है ना, तो जो अर्थ है उसके ऊपर निकाल लो, तो उसके ऊपर कितना आता है, mg आएगा। मैं वेट निकालता हूँ एट अर्थ, वो कितना आएगा, mg। जी किसका लूंगा, मैं अर्थ का लूंगा। मास तो कहीं भी चले जाओ चेंज नहीं होगा, लेकिन ये अर्थ का कितना होता है 9.8, तो ओवरऑल कितना आ गया 98 न्यूटन। अगर मुझे मून का निकालना है तो कुछ नहीं कर लो, इसके अंदर किसका डिवाइड कर दो 6 का, क्योंकि 6 टाइम्स होता है, या 1.62 कर दो, आ जाएगा। कितना आएगा, 16.2 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 16.3 न्यूटन, ठीक है, आ गया 16.2 16.3, इतना ही, ठीक है, ओके। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक जो ऑब्जेक्ट, हाँ ये ठीक आ गया, न्यूमेरिकल टाइप में, एक्चुअली मोशन अंडर ग्रेविटी है, कुछ नहीं, जो मोशन वाला चैप्टर हमने किया था उसका एक तरीके का एक नया एप्लीकेशन आ गया, बस उस टाइम मैंने करवा दिया था एक बार, बस क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बॉल है, उसको ऊपर की ओर, बस देखना यहाँ पे आपको डायरेक्शन से खेलना है, अगर डायरेक्शन ठीक नहीं लगाई ना तो आपका आंसर गलत हो सकता है। यू कितना दिया हुआ है, 49 मीटर पर सेकेंड, यस और नो, यस ना, हाँ। अब क्या क्या करना है आपको बताना है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है। तो ये जाएगा यहां जाके रुक जाएगा। अब पहली बात, इसमें कुछ पहले क्वेश्चन में टाइम का कुछ लेना देना है क्या, नहीं लेना देना, तो हम मान लेते हैं कि कितनी हाइट तक गया, एच हाइट तक गया। अगर लेना देना नहीं है तो मुझे सीधा सी बात है तीसरा इक्वेशन लगाना है, क्योंकि उसमें टाइम से कोई मतलब नहीं है। तीसरी इक्वेशन क्या होती है, v² = u² प्लस में 2as। बस हर चीज को आप अच्छे से लिखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। स्टार्टिंग का u फाइनली यहां पहुंचेगा तो इसका v कितना हो जाएगा, 0। अरे देखो जैसे फेंका गया है तो ये सबसे अपने हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी को रख देते हैं 0 बराबर u, ऊपर की तरफ लाए, u की तरफ, ऊपर की तरफ, और ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या मान रहा हूं मैं, प्लस, और नीचे वाली को माइनस मानूंगा, सीधी सी बात है। तो u की जगह कितना रख दूंगा मैं, 49, प्लस का ही रखूंगा, प्लस का रखूं माइनस का रखूं, क्या फर्क पड़ता है, प्लस में 2 है इनटू में g, तो नीचे की तरफ ही लग रहा है ना भाई जी। और यहां पर अपन को g कितना लेना है, कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो अपन 9.8 लेंगे, अगर दिया जाता तब उतना लेते, ठीक है। इनटू में हाइट जो है वो ऊपर की ओर है गया, तो अपन प्लस का h लिख देंगे। यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नहीं, ये माइनस का लिखना पड़ेगा, यस, ये माइनस का लिखना पड़ेगा, यस। h = तो कितना हो गया, 49 × 49 डिवाइड बाई 2 × में 9.8। ये कितनी बार कट रहा है भाई, 5 बार कट गया क्या, यस, ये 5 टाइम्स कट रहा है। अगर ये 5 टाइम्स कट रहा है तो कितना हो गया, ये 24.5 हो गया क्या, 14×48, हाँ। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 24 × 5 = 120, 55 25 2.5 और 122.5, यस, 122.5 मीटर आ गया। बहुत सिंपल था। एंड दूसरा जो इसी के अंदर दूसरा जो पार्ट है वो क्या पूछ रहा है, वापस लौटने में कितना टाइम लेगा।
चाहे ऊपर जाने का निकाल दो चाहे नीचे आने का निकाल दो, u बाई जी आएगा वैसे, लेकिन ये पूछ रहा है वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो इस बार अपने पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो अपन दूसरी इक्वेशन लगा देंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस बार जो अपन u लेंगे वो यहाँ का लेंगे तो वो 0 है, क्योंकि वापस लौटने का तो यही टाइम हो। ठीक है, ये रख दो, ये s है अपने पास में, g है, सब की वैल्यू रख दो, तो t इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2h बाई जी। ये आपको फॉर्मूला याद भी होगा। 2 इंटू में h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू मैं रख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ मैं 49, ये था ना 49 गुणा 5/2, ये देखो 49 यहाँ था ना 49 गुणा 5/2, एंड इनटू में जी की वैल्यू रख दो 9.8, देखो 2 से 2 गया और इससे जाएगा ये 5 बार, तो कितना आ जाएगा 5 सेकेंड। ठीक है, बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या है, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। अब अरे यार v पूछा गया है, मतलब क्या ही है, सबके सब वही है, बट आपको इक्वेशन लगाना आना चाहिए। देखिए 11th के अंदर ना मुझे ये सिखाते सिखाते 1.5 महीना 2 महीने लग जाते हैं, फिर भी बच्चा नहीं सीख पाता है। अगर आप अभी से सीख जाओगे ना तो 11th में मुझे तो जोर नहीं आने का। तो यहाँ क्या एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के टॉप से छोड़ा गया है, छोड़ने का मतलब क्या है, u0 दे दिया गया है और g आपका नीचे की ओर लगी रहा है, बहुत बढ़िया। और यहां पर जब पहुंचेगा तो v कितना होगा ये पूछा गया। तो अपने पास टाइम नहीं है ना, टाइम तो नहीं है, हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है, बस 19.6 मीटर। तो इससे खेलेंगे अपन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2s। मैंने बोला जब टाइम नहीं हो तो अपन तीसरी से खेलेंगे, ट्राई करेंगे, हो सकता है अपना काम हो जाए, नहीं होगा तो उन दो का यूज करना ही पड़ेगा। v मुझे निकालना है, u मुझे पता है 0 है, प्लस में 2 इंटू में a का मुझे पता है नीचे की ओर लग रहा है, तो इसलिए माइनस का 9.8 हो गया, इंटू में s का मुझे पता है वो भी किधर है, नीचे की तरफ ही है, इसलिए माइनस 19.6, माइनस माइनस दोनों क्या हो गए प्लस। तो v स्क्वायर बराबर 2 इंटू में 9.8 इंटू में 19। अब इसको मैं 9.8 इंटू 2 लिख दूं, देखो ये 19.6 जो है वो 9.8 इंटू 2 ही हो गया, हाँ इसका 2 गुना। देखो स्क्वायर रूट ले लो तो 2 का हो जाएगा 4 इंटू में ये हो जाएगा 9.8 का स्क्वायर, 4 बाहर आएगा 2 और ये आएगा 9.8, तो कितना हो गया ये वेलोसिटी, 2 से गुना कर दो तो 19.6 ही आ गया, नहीं 19.4 ही आ गया, 6 है, बस इतना यार है, क्या दिक्कत है। चलो सही है, ये भी सही है, अपना आंसर तो सही है ना। कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है, ओके, g इक्वल टू कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ तो बस कुछ नहीं यार, सेम ही आएगा भाई इसमें तो। आगे बहुत और कुछ पूछा है, नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पूछा गया है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब तो एक तो ये स्टेटमेंट ऐड करना ही शुरू कर दो हर क्वेश्चन से पहले, अरे बहुत सिंपल है, मुझे लिखने तो दो कि क्या क्या दिया हुआ है, जैसे ही मैं लिखूंगा मुझे पता लग जाएगा मुझे कौन सा इक्वेशन लगाना है, मुझे याद है तीनों, उन लोगों का देख लूंगा मैं कौन सा लगाना है, मैं लगा दूंगा। हाँ तो ऊपर की ओर फेंका गया है, कितने से फेंका गया है, यू दिया हुआ है, इसका मतलब कितने से 40 मीटर पर सेकंड से। जी आपको 10 लेना है तो जी तो नीचे ही लगेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। उसके अलावा आपसे पूछा गया कितना हाइट तक जाएगा, अच्छा इसके अंदर भी टाइम से कोई मतलब नहीं है, तो तीसरा लगा दो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, टाइम से मतलब नहीं है ना अपन को, हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो v, अरे यहां जब पहुंचेगा तो v 0 नहीं हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। u कितना है सर, u ऊपर की ओर इसलिए प्लस लिखूंगा, g लिखोगे क्यों नहीं लिखोगे, आप तो लिखना पड़ेगा आपको, प्लस में 2 इंटू में ये g माइनस का है क्योंकि ये नीचे की ओर लग रहा है इसलिए वो माइनस वाले डायरेक्शन में, s तो मुझे पता ही नहीं है ना, वो ऊपर की ओर आएगा वैसे तो अपने आप आ जाएगा। तो h इक्वल टू कितना है 40 इंटू 40 स्क्वायर है ना, इंटू में 2 इंटू में 10, टिचुक टिचुक ये कट गया 2 बराबर कितना आ गया 80 मीटर, यानी कितना ऊपर जाएगा 80 मीटर ऊपर जाएगा, बहुत बढ़िया सर। जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे भी आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्टेंस 160 मीटर हो गई, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, नहीं आपको बोला गया अर्थ और जो सन है उनके बीच में ग्रेविटेशनल एक्सेलरे वो फोर्स की वैल्यू निकालनी है। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेना है। जब भी आपको डिस्टेंस लो फोर्स निकालने के लिए, कोई भी दो स्फीयर हो तो हमेशा उनके बीच की डिस्टेंस कहां से लेनी है, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेना है, ओके जी। जो अर्थ का जो मास है एम लिख रहा हूं मैं इसको 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, मास ऑफ सन जो है एम एस लिख रहा हूं मैं वो है 2 इंटू में 10 की पावर 30 kg, देख रहे हो कितना ज्यादा है,
कितना ज्यादा मास है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपने जो अपना जो सोलर सिस्टम है ना, उसके अंदर 99.99 या इतना लगभग मास किसके पास है? सन के पास है। बाकी पास इतना मास नहीं, सबके पास मिला के, लेकिन सन के पास अकेले के पास इतना मास है। इसलिए अपन मान सकते हैं कि जो सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो सन के सेंटर पे ही है, सन के सेंटर के अराउंड ही है। ठीक है जी, सन का मास आ गया। ठीक है, और दोनों के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये मीटर के अंदर है, एवरेज डिस्टेंस अपन को लेनी। तो जो फोर्स चाहिए वो F इक्वल टू कितना आएगा? G MEMS अपॉन में d स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये फोर्स कितना है, G की वैल्यू रख दो 6.67 इंटू 10⁻11 माइनस का N2 में अर्थ का जो मास है वो कितना है? 6 इंटू 10⁻24 इंटू में सन का मास है 2 इंटू में 10⁻30 डिवाइड बाई जो d है वो कितना? 1.5 इंटू 10⁻11। दो बार लिख देता हूँ क्योंकि इसका स्क्वायर है ना, 1.5 इंटू 10⁻11। कुछ काटा पीटी हो रही है तो काट दो। देखो 11 और 11 कितना हो गया? 22। 22 और ऊपर जाएंगे तो माइनस का हो गया, -22 और -11 -33। तो इन सबको हटा देता हूं मैं, और इन सब की जगह मैं कितना रख दूं? कितना रख दूं बोलो? ऊपर रख देता हूं -33। ठीक है सर। यहां देखो ये 24 और 30 कितना हो गया? 54। 54 में से 33 कम कर दो, पहले इसमें से कर देते हैं। ये गया तो ये कितना बचेगा? 3 बचेगा माइनस का। फिर इसके अंदर और कम कर दो, 21 बचेगा। तो F इक्वल टू कितना आया? 6.67 इंटू 6 इंटू और क्या रह गया? 2 रह गया डिवाइड बाई 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻21 न्यूटन। कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ लगभग आ रहा है आपका ना, 3.56 इंटू 10⁻22 ऑलमोस्ट आपका आंसर आ चुका। बहुत बढ़िया, सही है, ऑलमोस्ट एकदम ही सही है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। एक आपको क्या लेना है? पत्थर लेना है, उसको 100 मीटर ऊंची कोई एक बिल्डिंग है उससे गिराया गया है, और उसी टाइम पर कोई दूसरा जो आपका पत्थर है वो 25 ऊपर की ओर फेंका गया। अरे अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन दे दिया। देखिए जब 11th में होंगे ना तब तो आप इतना ज़्यादा सिंपली कर लेंगे, इसको इतना ज़्यादा सिंपली कर लेंगे कि जैसे नीचे से कितने से फेंका गया है? 25 से ना, उसी टाइम पर। और इन दोनों के बीच की कितनी है? 100 मीटर है। और यहाँ से क्या कर रहे हो? छोड़ रहे हो। मैं मान लेता हूँ ये A है और नीचे से किसको फेंक रहे हो? B को फेंक रहे हो। ये U को छोड़ा गया है, गिराया गया। ठीक है, कहाँ मिलने वाले हैं? कहीं यहाँ मिलने वाले हैं। तो अगर मैं 11th क्लास का बच्चा होता तो मुझे पता लग जाता कि वो कहाँ मिलने वाले। कैसे? मैं बहुत ही चालाकी से करता, बहुत ही ज़्यादा चालाकी से करता। कैसे करता? 100 है, यस सर, रिलेटिव डिस्टेंस हो गया। इन दोनों का वेलोसिटी जोड़ दो, कितना है? 25। तो डिवाइड कर दो, क्या कर दो? डिवाइड कर दो, यानी कुल मिलाकर 4 सेकंड बाद मिलेंगे। कितने बाद मिलेंगे? 4 सेकंड। अच्छा 4 सेकंड लग जाएंगे क्या इसको? बिल्कुल 4 सेकंड तो लग ही जाएंगे। यस यस 4 सेकंड लगने वाले। क्या इसको ये वापस आएगा तो 4 सेकंड हो जाएंगे? मुझे एक बार कैलकुलेट कर लेने दो, क्वेश्चन सही का 2u/g, ये आएगा 5 सेकंड लगेंगे। यस यस ये मिल जाएंगे, मिलना भी तो संभव होना चाहिए ना। हाँ तो ये 4 सेकंड बाद मिलेंगे, ये तो पता लग गया है ना। 11th के हिसाब से देखते ही पता लग जाता वहाँ तो कि ये 100 है, डिवाइड बाई इन दोनों का सम कर दो, सम करके डिवाइड कर दो, तो आपको टाइम पता लग गया। जैसे टाइम पता लगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा। बट यहाँ पे कैसे करना है? तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ मिल रही है, कितने टाइम बाद मिल रही है? तो मैं मान लेता हूँ कि ये ऊपर वाला कितना नीचे आया? x नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया? x। और ये कितना ऊपर चला गया होगा जब ये दोनों मिल रही होंगी? तो ये चला गया होगा 100 माइनस x। सीधी सी बात है, दोनों का सम कितना आ रहा है? 100 आना चाहिए ना। बहुत बढ़िया सर, अरे इतना ही आना चाहिए ना। हाँ तो जो ऊपर वाले का डिस्प्लेसमेंट है और नीचे वाले का डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों का सम 100 के बराबर आना चाहिए। टाइम तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना। हाँ क्योंकि दोनों को एक साथ फेंका गया, तो जो टाइम है वो दोनों के लिए सेम है। तो मैं पहले ए के लिए क्या लिख देता हूँ? डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना। जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो कौन सा लगाऊंगा? S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ध्यान से देख लो, पहले वाले का जो एस ए है उसका नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ मैं माइनस लिख दूं x। बोलो यस और नो? जी सर लिख दीजिए। x इनटू में u कितना उसका 0 हो गया, माइनस माइनस क्यों माइनस क्यों? क्योंकि नीचे की ओर जी लग रहा है, तो जी तो दोनों के लिए माइनस है। बढ़िया। इक्वेशन नंबर 1 आई कि नहीं आई? इसको अगर थोड़ा मैं ढंग से लिख दूं, माइनस से माइनस गायब हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्या आ गई है? इक्वेशन नंबर 1।
ओके सर, नीचे वाले दूसरे वाले के लिए लगाओ, जैसे ही मैं दूसरे वाले के लिए लगाऊंगा तो वो कितना आएगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि वो ऊपर की तरफ ही है। अरे प्लस है कि नहीं है, जी सर प्लस है, इज इक्वल टू यू इसका है 25 इंटू में टी हो गया, अरे यू ऊपर की तरफ, माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर करूंगा कि नहीं करूंगा, जी सर पक्की बात है करना ही पड़ेगा मुझे, कोई और चारा नहीं है मेरे पास जी। अब मुझे पता है हाफ जी टी स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है एक्स, अरे आया कि नहीं आ चुका है। लेकिन आप एक चीज को गायब करना चाहते हो, है ना, आप x की जगह क्या रख दो, हाफ जी टी स्क्वायर ही रख दो, बहुत बढ़िया रख दो, माइनस इसकी जगह कितना रख दो, हाफ जी टी स्क्वायर बराबर 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो ये चीज कैंसिल आउट हो गई, इससे हो गई, और यहाँ 25 आ गया, तो t इक्वल टू कितना है 100/25, कितना आ गया 4 सेकंड। मैं तो पहले ही बोल रहा था 4 सेकंड के बाद में मिलने वाली है ना। हाँ, ये तो देखते ही पता लग जाता है, कैसे लगता है, इसमें थोड़ा रिलेटिव का कंसेप्ट लगा और वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 4 सेकंड आ गया, अब 4 सेकंड आ गया तो जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इसके अंदर रख दूंगा, जैसे ही रखने जाऊंगा तो x इक्वल टू हाफ इंटू में g की वैल्यू कितनी ले लूँ मैं, 10 ले लूँ फिलहाल के लिए, अगर 10 नहीं लेनी तो कुछ और ले सकते हो, और ये रख दो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 16, इसको काटो 2 बार, अरे नहीं 8 बार, सॉरी 8 बार, वही मुझसे गड़बड़ी क्या हुई, 4 रखा 16 16 8 है 80 मीटर। तो यहां से 80 मीटर, तो नीचे से 20 मीटर, कुल मिला के पता है क्या हुआ, ये गया है घूम घाम के वापस आया, और वापस आते टाइम इसने ऊपर से आके इसको पकड़ लिया है, ठीक है ना, 20 मीटर, यहां से जस्ट 20 मीटर हाइट के ऊपर इसको पकड़ा गया है बस। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18 है 18, वो क्या बोल रहा है कि एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया, वो घूम घाम के वापस नीचे आई, तब इसको कितना टाइम लग गया था 6 सेकंड। जैसे ही 6 सेकंड लग रहा है तो मैं पूछूंगा इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, आप बता सकते हो, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड, और वापस नीचे आने में भी 3 सेकंड लगेगा। यस और नो, यस। तो बताना है ये किस वेलोसिटी से ऊपर फेंकी गई है, तो u मैं मान लेता हूं किससे फेंकी, u से, और यहां v इक्वल टू कितना हो गया होगा 0 हो गया होगा, तो v इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो, क्योंकि मेरे पास टाइम है, तो v इक्वल टू u प्लस 80 लगा देंगे। v तो 0 हो गया फाइनल, u मुझे निकालना है ऊपर की, और माइनस इंटू में g इंटू में t कर दो, तो आपकी u इक्वल टू कितना आ गया gt। अब g आपको 9.8 लेना है, 9.8 ले लो, 10 लेना है तो 10 ले लो, अगर नहीं दिया हुआ तो क्या लेते हैं 9.8 लेते हैं इंटू में t कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 27 पॉइंट कितना हो जाएगा 29 27 और 2 3 4 नहीं आएगा 29 कोई समथिंग आएगा क्या, कितना आएगा 29.8 आएगा क्या, नहीं ये कितना आएगा, ये आएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम हाइट एंड 4 सेकंड के बाद में पोजीशन क्या है, बहुत सारी चीजें सिंपल है, ठीक है जी। तो मैक्सिमम हाइट निकाल देते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as यूज कर लो। v 0 हो गया, इनिशियली ऊपर की ओर फेंका गया कितने से, u ये gt है ना, हाँ तो मैं इसकी जगह gt लिख देता हूँ, का स्क्वायर माइनस 2g इंटू में s है कि नहीं। तो यहां से जो s आएगा या h में जो आएगा कितना हो जाएगा, वो आएगा g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू में g, एक g से g गया, g की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 3 का मल्टीप्लाई 9 इंटू में 2, ये कैलकुलेट कर लो यार कितना आ रहा है, और ये आ रहा है 44.1 आएगा मेरे ख्याल से मीटर। आ गया, दूसरा भी आ गया। तो तीसरा है वो क्या पूछ रहा है 4 सेकंड बाद में पोजीशन। तो कोई नहीं, अपने पास में इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है ना, हाँ तो अपने पास पोजीशन निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप एस वाले के अंदर रख सकते हो, या ऐसा कर लो कि 3 सेकंड तो यहां था, तो 1 सेकंड में ये कितना नीचे आ गया, तो 1 सेकंड में कितना नीचे आया, उसके लिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो। हाँ तो एस निकालना है मुझे, कितना आएगा, यू कितना हो गया 0 प्लस माइनस आएगा इस बार इंटू में हाफ इंटू में जी इंटू में 1, तो कितना आएगा g/2, माइनस g/2 नीचे आ चुका है, यानी यहां से g/2 नीचे है, तो ग्राउंड से कितना ऊपर हो गया, तो ग्राउंड से हाइट कितनी आई थी इसकी, g/2 लगभग कितना आएगा, आधा हो गया, 9.8 का आधा, 9.8 का आधा कितना होता है भाई 4.9,
9.8 का आधा कितना होता है 4.9, तो ये कितना आ रहा है माइनस का 4.9 मीटर आ गया। तो यहां से 4.9 है, तो यहां से कितना हो गया टोटल कितना 44.1, इसमें से माइनस कर दो 4 तो कितना आएगा 39.2 मीटर आ रहा है। बहुत सिंपल था, क्या ही बता रहा हूँ। अब अगले क्वेश्चन सुन लीजिए, वो बताऊंगा तो हो जाएंगे सीधे सीधे। अब आपसे पूछा गया बायनेंसी फोर्स किस डायरेक्शन में काम करता है भाई, ऊपर की ओर करता है, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन क्या है, पानी के अंदर अगर अपन किसी प्लास्टिक के प्लांक को या ब्लॉक को छोड़ देंगे तो ये पानी के ऊपर क्यों आ जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी कम है। अगर जिसकी डेंसिटी कम होती है तो वो तैरने लगता है, सीधा सा रीजन हो गया, ठीक है ना। और ज्यादा अच्छे शब्दों में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि इसके द्वारा जो हटाया गया क्या पानी, इसके द्वारा जो हटाया गया पानी है उसका वेट इसके वेट से क्या है ज्यादा, है कि नहीं। इसने ज्यादा पानी हटा दिया और इसका क्या है कम है, बस सीधी सी बात है। आसान भाषा में लिखना है तो लिख देना कि डेंसिटी कम है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 50 ग्राम के किसी ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो है 20 सेंटीमीटर क्यूब, यहां सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। वॉल्यूम गिवन है आपको, बढ़िया सर। तो मुझे वी पता लग गया, वॉल्यूम कितना 20 सेंटीमीटर क्यूब। और पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, मास भी दिया हुआ, मास कितना है 50 ग्राम, और वाटर की जो डेंसिटी है DW कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो मैंने कल लिखाया था वो किस में लिखाया था 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो ऐसा ही में लिखाया था, तो इसके अंदर भी ये ठीक है। तो यहां इसकी डेंसिटी निकाल लो, D बराबर m/v होता है, याद ही होगा m बराबर dv। मैं कैसे याद रखता था इसको, माधव, ये क्या है माधव है, माधव, मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम। मुझे क्या निकालनी है डेंसिटी, तो D इक्वल टू क्या हो गया m/v, मास कितना है 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 2.5 आएगा ना, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। देखो पानी से कम आ रहा है कि ज्यादा, पानी से ज्यादा आ गया, इसका मतलब डेंसिटी अगर पानी से ज्यादा है तो ये डूब जाएगा, ये डूबेगा भाई। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 500 ग्राम के मोहरबंद जो पैकेट है उसका वॉल्यूम, स्टाम्प लगा हुआ उसके ऊपर, और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, और मास कितना दिया हुआ आपको 500 ग्राम। आपको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाले में बताना है तैरेगा या डूबेगा, यही बताना है। तो कितना भैया निकाल लो, निकालो। तो डेंसिटी निकालो कुल मिलाकर, मास अपॉन वॉल्यूम 500 अपॉन में 350, फिर भी एक से ज्यादा ही आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ गया ना, तो पक्की बात है ये डूब जाएगा, है ना। हाँ, अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है कि जब ये पानी के अंदर डूब गया तो इसने पानी बाहर कितना निकाल दिया। कुल मिलाकर ऐसा समझो कि ये कंप्लीटली किससे भरा हुआ था, पानी का, और इसको अपन ने डाला तो डालते ही क्या हो गया, पानी के अंदर डूब गया, तो यहां से क्या निकला होगा पानी। उस पानी का वॉल्यूम कितना, अरे भाई जितना इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 350 सेंटीमीटर क्यूब है। मुझे क्या निकालना है मास, मास बराबर क्या होता है डीवी, अरे एम बराबर क्या होता है डीवी। यहां डेंसिटी किसकी लूंगा, पानी की, पानी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये कितना है 350, तो कितना जाएगा 350 ग्राम, इतना पानी बाहर निकल गया भाई। बस हो गए सारे के सारे क्वेश्चन। और एक चीज और मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दूं, वो ये है कि जैसे आपका वेट जो है अभी कितना आ रहा है, मान लो वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े हो गए, तो आपका जितना भी वेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, हवा के अंदर आ रहा है। अगर मैं यहां की हवा को गायब कर दूं और फिर वेट मेजर करने की कोशिश करूंगा तो कितना आएगा, कम आएगा कि ज्यादा आएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे ही, तो वो कम आएगा। क्यों, क्योंकि हवा के अंदर मैं हूं, तो हवा के द्वारा क्या लग रहा है, एक बायनेंसी फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा ऊपर की ओर, यस सर। तो ऊपर की ओर एक लगा बायनेंसी फोर्स, उसकी वजह से मेरा वेट जो है वो कम हो जाएगा, किसके अंदर, हवा के अंदर। अगर हवा नहीं रहेगी तो बायनेंसी फोर्स लगेगा नहीं। तो जो एक्चुअल वेट जो वेइंग मशीन शो कर रही है ना, वो कम ही कर रही होती है, ठीक है ना, एक्चुअल से क्या कर रही होती है, कम कर रही होती है। ओके बेटा, चलो ये आपको बात अच्छे से समझ आएगी। और सारे क्वेश्चन हमने देख ली। क्वेश्चन करने का फायदा सबसे ज्यादा ये होता है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आ जाती है और कंसेप्ट की क्लैरिटी थोड़ी होती है वो ज्यादा अच्छे से बन पाती है। ओके, मेरे ख्याल से आप और भी अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं क्वेश्चंस नीचे कमेंट के अंदर डाल देता हूं उनकी। ओके बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।